यस, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? सुपर क्लास। मजा आ रहा है लाइफ में? सर आ तो नहीं रहा, लेकिन आप जबरदस्ती पूछते रहते हो क्लास से पहले, तो बोल देते हैं झूठ झूठ, है ना? क्या आ रहा है? ऑल वेल। तो बेटा मेरे, आज हम लोगों का एक फ्रेश यूनिट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चल क्या रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत टाइम से चल रहा है ना, और बहुत लंबा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 9 नंबर ऑफ यूनिट्स हमें इसके अंदर पढ़ने होते हैं, और वो भी कितने मार्क्स का है? अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर का। 30% आपका सिलेबस ये कवर कर रहा है। तो सर इतना बड़ा सिलेबस ये कवर कर रहा है, तो लाजमी है, जाहिर सी बात है कि ये आपका समय भी लेगा। तो अभी तक आपने सीक्वेंशली मुझसे पढ़ा है। यूनिट नंबर 1 से हमने शुरू किया था। 1 हमने करा, 2 हमने करा, 3, 4, 5, 6। आज मैं आप लोगों को एक फ्रेशली स्टार्ट कराने जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, यूनिट नंबर क्या है? 7। उससे पहले कुछ बातें, जनरली वही सिंपल जो बेस क्रिएट करता हूं हर क्लास के अंदर। बेटा आपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, आपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है मुझसे, मैं आपको एक बात बताऊं। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। एक को हम बोलते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। और एक को आप बोलते हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एक मेरा जनरल हो गया, और एक मेरा कौन सा है? स्पेशल। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गिनी चुनी 5 टॉपिक्स को 3 यूनिट में डिवाइड करके डाला हुआ है। मैं पहले ना उन टॉपिकों के नाम लिख रहा हूं, एंड देन मैं आपको कुछ बताऊंगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड है आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 7, 8 और 9 के अंदर, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एक आपका नाम है इंडेमनिटी एंड गारंटी। एक आपका जो नाम है वो है बेलमेंट एंड प्लेज। और एक जो आपका नाम है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये वैसे तो देखा जाए तो 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और आपके सिलेबस में डाला हुआ है, और इसको आप ओवरऑल क्या नाम देते हो? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली ना ये 5 स्पेशल शब्द हैं या 5 स्पेशल टॉपिक्स हैं। ये सारे यूनिक वर्ड्स हैं, यूनिक एक्टिविटी है, इसीलिए इनको नाम दिया इन्होंने। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक नाम देता हूं, क्योंकि ये कॉमन नाम है, आप जानते हो इस नाम को। नाम क्या है? बेलमेंट। यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे इसको। क्या होता है बेलमेंट का मतलब? सब जानते हो। जब आप किसी गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे पर्सन को, या तो वो चार्ज करेगा आपसे पैसे या चार्ज नहीं करेगा। जैसे मैं अपने दोस्त के घर पे अपनी गाड़ी पार्क कराया, तो ये बेलमेंट है। या मैं पार्किंग में, शॉपिंग मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके आया, ये भी बेलमेंट है। शॉपिंग मॉल में मेरा दोस्त मुझसे पैसे शॉपिंग मॉल में मेरे से वो लोग पैसे चार्ज करेंगे, बट मेरा दोस्त मुझसे पैसे चार्ज। तो ये बेलमेंट नाम का टॉपिक है, जहां पर आप गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करते हो। मैं मेरी स्कूटी को सर्विस के लिए दे रहा हूं 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बाद मैं उसके पास जाऊंगा, वापस स्कूटी ले लूंगा। तो 4 घंटे पहले जब मैंने उसको स्कूटी की कस्टडी ट्रांसफर करी, इसको मैं क्या बोलता हूं? बेलमेंट बोलता हूं। आप सभी जानते हो ना ये बात। तो ये बेलमेंट एक स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से प्लेज एक स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी स्पेशल नेचर, गारंटी स्पेशल नेचर, और एजेंसी स्पेशल नेचर। समझो मत अभी ये क्या है, मैं समझाऊंगा ना, बैठा हूं ना अभी पूरा का पूरा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अब आज से आपके सिलेबस में शुरू होंगे। इससे पहले आपने जितने भी पढ़े हैं 1 से लेकर 6 तक, वो सब क्या थे? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल मतलब हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन
5 पॉइंट के अलावा होते हैं उसको मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो 5 पॉइंट है जो 3 यूनिट्स में कवर्ड है, इसको आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, स्पेशली समझना है। बहुत अच्छे यूनिट्स है, स्कोरिंग है। नया जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस आया है मेरे प्यारे बच्चों, उस सिलेबस में ये नया है। पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उतना ही था जितना आपने पिछली क्लास में मुझसे पढ़ा था, कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पिछले साल सितंबर 2024 के अटेम्प्ट से पिछले साल आपका सिलेबस जो है एड ऑन हुआ था, उसमें ये 3 यूनिट भी उठाकर डाल दिए थे। पता है कहां से आए ये 3 यूनिट? इंटरमीडिएट से। तो मैं पहले इन सभी को सीए इंटर में पढ़ाता था, तो अब यही सीए फाउंडेशन में हो गया। ऑल वेल? कोई दिक्कत है बेस समझने में? तो इनमें से मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं इंडेमनिटी एंड गारंटी। ऑल वेल? कर दे स्टार्ट। आज एक बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ भी आपको पढ़ाऊंगा, आपके पेपर में पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे प्यारे बच्चों। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब देखो ये 2 टॉपिक है, इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो इन दोनों को मैं अलग अलग करके पढ़ूंगा। जैसे पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, था एक ही यूनिट में, बट कंटिंजेंट अलग पढ़ा, क्वाजी अलग पढ़ा। यहां पर भी बिल्कुल इस तरीके से ही जाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सबसे पहले शुरू करूंगा कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? इंडेमनिटी। कर दूं शुरू? क्या आप में से किसी बच्चे को पता है, तुम दोनों मत बोलना, और किसी को पता है इंडेमनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कोई बालक यहां पर जो जोश में मेरे को आंसर दे? सर इंडेमनिटी का मतलब ये होता है, मैं इस शब्द की बात कर रहा हूं। किसी को पता है सर इंडेमनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं, इसकी पहले मैं हिंदी बताता हूं। हिंदी, इस वर्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। सर अब इसका भी बता दो। क्षति मतलब हिंदी वर्ड है, इसका मतलब नुकसान, एंड पूर्ति मीन्स नुकसान की भरपाई। तो इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिटी वर्ड मतलब कॉम्पनसेशन। आया कुछ समझ में? कॉम्पनसेशन। आपने अभी पिछली क्लास में मुझसे एक शब्द पढ़ा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, याद है सबको? उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्या ये याद है सबको? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? बेटा आपका नाम क्या है? आदित्य। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मान लो आदित्य आपके फादर एक कार खरीद रहे, तो आपको पता है ना इट इज मैंडेटरी कि नया गाड़ी लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कार इंश्योरेंस। तो आपके पिताजी ने कार इंश्योरेंस लिया, कोई भी एक कंपनी एचडीएफसी से ले लिया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पापा ने क्या पे किया? प्रीमियम। 1 साल का, अमूमन 1 का, 2 का, 3 का होता है, मैं 1 का मान के चल रहा हूं। तो वो प्रीमियम फादर ने इंश्योरेंस कंपनी को क्यों पे किया? जबरदस्ती है, पैसा बहुत है, बांटना है, कंपलसरी तो है लॉ में, लेकिन फिर भी मैं एचडीएफसी को ही क्यों दे रहा हूं? एचडीएफसी ने मुझसे वादा किया कि दीपक सर, मान ले मैं खरीदने गया, उसने बोला दीपक सर अगर आपकी कार साल भर में कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई गाड़ी में आग लग जाती है, तो कभी कभी तुम स्टूडेंट्स को सुना वना भी देते हो, कहीं उन्होंने ऊपर से ब्लेड मार दिया आपकी गाड़ी में या शीशा वीशा फोड़ दिया, 2-4 मुंडी भी ला रहे हैं। हाँ सर, ये आइडिया आया क्यों नहीं हमारे पास? सबको माँ का समय। ठीक है, आगे सुनते। तो जी बेटा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है? हंसना है तो बिल्कुल बात नहीं करनी आपस में, हंस के उसको भी दिखा दे कि मेरे दांत कितने गंदे हैं। ऐसे नहीं करना, गंदे गंदे दांत दिखाते रहते अड़ोस पड़ोसी को।
अभी सुनते रहो। तो भाई मैंने मान लो एचडीएफसी को प्रीमियम पे किया, इस वजह से पे किया कि इस ड्यूरिंग द ईयर मेरी गाड़ी मान लो चोरी हो गई, तो चोरी तो चोर ने करी, लेकिन उसका कॉम्पनसेशन मुझे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कुछ आया समझ में? इंडेमनिटी मींस एक बंदा जो हमें वादा कर रहा है कि मेरी वजह से तुझे कोई नुकसान हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से तुझे कोई नुकसान हो, तो मैं हूं ना। हाँ बेटा बोल सकते हो, लेकिन इंडेमनिटी वाइडर टर्म है। अभी सुनो ना, आगे बताऊंगा सब कुछ। बोलो ओके है? तो इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं और आज एक केस बताऊंगा, बड़ा सॉलिड केस है। उसको मैं देख रहा हूं कि YouTube पे भी बहुत अच्छे से किसी ने समझाया नहीं है, तो मैं बिल्कुल वो सॉलिड केस आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, थोड़ी देर में आएगा वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर को। कर दूं क्या? स्टार्ट कर दे? चलो भाई लेट स्टार्ट। और आज आपकी क्लास के बाद मैं आपको 3 महीने की स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आपके 3 महीने बचे हैं पेपर में। सीए फाउंडेशन, एक्सक्लूसिव फॉर सीए फाउंडेशन। तो आप सभी क्लास के अंदर बैठेंगे क्लास होने के बाद, ठीक है? 10 मिनट बैठना है, अच्छी सी स्ट्रेटजी दूंगा, एक पीडीएफ शेयर करूंगा आपके ग्रुप के अंदर, तो और आपको वैसे ही पढ़ाई करनी है। यूनिट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 124 से 147 तक चलेगा, ये यूनिट ओनली। सर बहुत सारे सेक्शन है, डरो मत, बीच बीच में कुछ गायब भी है, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर स्पेसिफिक। बेटा क्या है स्पेसिफिक? वर्ड को क्या बोलते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124 टू 147 ऑफ आईसी एक्ट 1872। ऑल वेल? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो का मतलब ये नहीं है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के एप्लीकेशंस इस पे नहीं लगेंगे, मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन इस पे नहीं लगेंगे। आदित्य, किसी भी आदित्य है ना, आदित्य और हिमांशी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप बनाओगे तो उसका एक प्रोसीजर होता है। बाकी बच्चे बताओगे क्या क्या प्रोसीजर होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आज मैं बनाना चाहता हूं, क्या प्रोसीजर होगा बताओ? प्रॉपर ऑफर देना है, प्रॉपरली एक्सेप्टेंस मिलेगी, और जब भी ऑफर देंगे और एक्सेप्टेंस लेंगे उस समय हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन को बनाने का होना चाहिए, मतलब बिजनेस रिलेशन होना चाहिए। तू और मैं केपेबल होने चाहिए, मतलब हम माइनर नहीं होने चाहिए, पगले नहीं होने चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। हमारे बीच में कंसीडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए, और सर पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। यही रुक जाओ, बहुत हो गया। और भी है दो, बट इतने बहुत है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये जनरली व्हाइल मेकिंग एनी वैलिड एग्रीमेंट आपको इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। यस, लेकिन ये सब तो स्पेशल में नहीं है, ये सब कहां लिखे हुए हैं? जनरल में। तो मेरे बच्चों स्पेशल बनाते वक्त जनरल की सारी गाइडलाइन फॉलो करते हुए जाना है। कहिए नहीं कि नहीं जी स्पेशल है तो स्पेशल बात होगी, नहीं, स्पेशल में जनरल की प्रॉपर बात होगी। ऑल वेल? तो लिखा हुआ है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू सच कॉन्ट्रैक्ट इवन दो both the contract are mode of compensation based upon similar principle, they differ considerably in several aspects। देखो जनरली भी आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, यहां भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। वो जैसे टॉपिक पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। ऑल वेल? तो लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है इसका लिटरल मीनिंग बता रहा हूं, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। आपके नुकसान के बदले कोई सिक्योरिटी। बंदा थोड़ा खुश हो जाता, चल भाई मेरा नुकसान होगा तो मैं बच जाऊंगा, है ना जी। ये मतलब होता है इंडेमनिटी का। प्योर हिंदी मतलब है क्षतिपूर्ति। क्षति मीन्स नुकसान, पूर्ति मीन्स की भरपाई, नुकसान की भरपाई। मैंने नुकसान किया है, मैं भरूंगा,
हो सकता है कोई और नुकसान कर रहा है तो भी मैं भर दूंगा। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा कर रही है ना जी, कि आप मर गए तो हम पैसे देंगे। हम इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी आपको मार रही है। वो तो आप पगले हो, बाढ़ आ रखी है, आप उसके अंदर तैर रहे हो नदी में, तो फिर मरोगे ही मरोगे सालो। लेकिन मेरी वजह से नहीं मर रहे आप। कोई नहीं, मर जाओ, पैसे हम देंगे। आपको नहीं देंगे, आपके परिवार को देंगे। तो देखना, द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स, द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड द लॉस, जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, और टू कॉम्पनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। बोलो ओके, कोई दिक्कत है जी? सेक्शन 124 डिफाइन करता है ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मेरी वजह से तुझे नुकसान हो जाए या किसी थर्ड पार्टी की वजह से तुझे नुकसान हो जाए, मैं हूं ना, मैं भरूंगा तेरा नुकसान। ऑल वेल, टू मेक गुड द लॉस मतलब तुम्हारे नुकसान को मैं बुरा नहीं अच्छा बना दूंगा। तेरा नुकसान हुआ है ना, तो तुझे बुरा लग रहा है ना, ये ले भरपाई। अब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और दे दो। नहीं, ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। नोट्स कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं होते, हैंड रिटन ये सब। तो आज आप पेपर की चिंता छोड़ो, मैं बैठा हूं ना, अभी क्लास के बाद तुम्हें बताऊंगा ना 3 महीने की। ये देखो पूरी स्ट्रेटजी लेके आया हुआ हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, देख रहे हो? आईपैड का उद्घाटन तुम्हारे साथ ही किया है मैंने। तो ये पूरी स्ट्रेटजी दूंगा आज आपको। ये देखो सामने पड़ी हुई है लिस्ट के साथ, ठीक है? तो वहां सारे आपके दिमाग के पुर्जे खोल दूंगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 3 महीने कुछ दिन बचे हुए हैं, आपको पूरा बताऊंगा फिलहाल क्लास के अंदर। ऑल वेल, यहां तक कोई दिक्कत? वो बोलो। चलो ठीक है, जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे। अब एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एग्जाम्पल क्या है? यूनिट 7, 8 और 9 के मेजर एग्जाम्पल आईसीआई के ही हैं, आपके इंस्टीट्यूट के ही हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। मिस्टर एक्स ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को फंडिंग करी कि तू जाकर वहां पर पढ़ाई कर। लेकिन फंडिंग में एक प्रॉमिस लिया उससे, सामने वाले से, कि पढ़कर तू कहां आएगा। अब देखो, जैसे माँ बाप होते हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा वढ़ा के हम पढ़ लिए, पहली सैलरी है, मैं कहा मम्मी नमस्ते, ठीक है, अब मिलेंगे अगले जन्म में। कैसा लगेगा? बोलो, गलत है या नहीं है? तो भाई क्या हुआ, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल। उसने वादा किया भाई वहां से जब मैं आऊंगा कैम्ब्रिज से तो 5 साल तक आपको सर्व करूंगा, आपकी सरकार में मैं काम करूंगा। सरकार इन द सेंस जहां भी आप मुझे बोलोगे मैं वहां अपनी सेवाएं दूंगा, एटलीस्ट 5 ईयर, बिकॉज आपने मुझे फंडिंग करी है। अगर मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया, उसको किसी गोरी से प्रेम हो गया वहां पर और वो भारत नहीं आ रहा, देन ही विल हैव टू रियम्बर्स द गवर्नमेंट। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बोलो ओके या नहीं? रियम्बर्स मींस रियम्बर्समेंट करना पड़ेगा, जो वादा किया है वो अब वापस रिप्लाई देंगे। रियम्बर्स मींस भुगतान, भुगतान करना पड़ेगा। वादा किया है ना, तो नहीं पूरा करोगे तो भुगतान करना पड़ेगा या नहीं? कमिटमेंट है आपकी, और सोशल कमिटमेंट नहीं है, बिजनेस कमिटमेंट है। हाँ जी, तब भी नहीं करा तो ये सरकार है बेटा। पाकिस्तान को घर में घुस के 12 मिसाइलें मारी, तू तो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, बिल्कुल एक ही, मतलब ऐसे देख के बस ऐसे चलाना होगा उनको। सरकार से पंगे लोगे? लेगा पंगे? अरे कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसी सेक्शन 124 के दम पर आप पे केस करेंगे।
कि भाई देखो गवर्नमेंट कोर्ट जाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी कोर्ट में कि देखो इन्होंने वादा किया था और ये तो आए नहीं, फिर कोर्ट आपको नोटिस देगा, फिर आपको आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो योगी आदित्यनाथ के पास भी एक हथियार है, बुलडोजर चलाने वाला, है या नहीं है? तो जब आपके घर में बुलडोजर चलेगा तो आओगे या नहीं आओगे? बोलो हाँ या ना। और यही कुछ बच्चा कमीने होते, सर हम तो किराए पे रहते हैं। तो माँ बाप को भी फिर पकड़ लेंगे। अब आओगे नहीं आओगे? सर हम तो अनाथ हैं। तुम मर जाओ फिर तुम, ठीक है। ऑल वेल, चले आगे। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो कुछ बात बता रहा हूं। अब इसमें पार्टीज होती है, जो पार्टी वादा कर रही है लॉस की भरपाई करने का। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि आपकी कार अगर चोरी होगी, फायर में जल जाएगी, बाढ़ में डूब जाएगी, तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। तो वो पार्टी जो कॉम्पनसेट करने का वादा करती है उसको कहते हैं इंडेमनीफायर। क्या कहते हैं? और वो पार्टी जिसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, यानी कि जिसको वादा किया है कि आपको हम सेव करेंगे, उसको हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो यहां कितनी पार्टी है? दो पार्टी, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। रिपीट करता हूं, इंडेमनीफायर मींस जिस पर्सन ने वादा किया है सेव करने का। इंडेमनिटी होल्डर मींस जिससे वादा किया है सेव करने का। बोलो ऑल वेल है जिंदगी में। एक एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। देखो बड़ा अच्छा है ये जो आप पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, छोटा सा ये लेकिन अच्छा सा पॉइंट है। तो इंस्टीट्यूट अमूमन आपके क्वेश्चंस यहां से बना के देता है। एग्जाम्पल है, एक्स मे अग्री टू इंडेमनीफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट मे अकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। If the tree then blows over and damage Y's car, then X will be liable। क्या कह रहा है ये? एक्चुअली क्या हुआ, X और Y के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट क्या हुआ है? दोबारा से पढ़ना अच्छे से। एक्स में अग्री टू इंडेमनीफाई वाई। एक्स ने वाई को बोला मैं तुझे इंडेमनीफाई करूंगा, मतलब तेरे को अगर कोई नुकसान होता है तो मैं भरपाई करूंगा। नुकसान क्या हो रहा है? फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट मे अकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। मान लो एक्स और वाई दोनों आसपास में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस। ये एक्स है और ये कौन है? ये दोनों अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, ठीक है। एक्स की कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में यहां पर एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। पेड़ तो मेरे को बहुत अच्छा बनाना आता है, चिड़िया भी बनाते, ठीक है। डाली को ऐसे कर देते, यहां तक ओके। अब ये पेड़ थोड़ा सा पुराना हो गया और इसका जो झुकाव है ये वाई के घर की तरफ है। तो अभी थोड़े दिन पहले बाढ़ वो आई थी, हवाएं चली थी, तो एक पेड़ आपने देखा था किसी का घर टूट गया था यहाँ। अभी वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है घर, 4 घर टूट गए और एक मारुति सुजुकी जैन गाड़ी उस पेड़ के ऊपर लटकी पड़ी थी, है ना, हवा में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तू ये लाइन मुझे बोलेगा, क्योंकि तू हर बार ये बताता है सर वो गाड़ी भी लटकी थी। मैं कहा तू भूल गया तो मैं ही बता दूं। तो भाई ये पेड़ का झुकाव जो है वो वाई की तरफ के घर की तरफ आ रहा है। अब वाई डर रहा है, भाई बच्चे बच्चे खेलते हैं नीचे, कहीं वो पेड़ गिरा तो हो गया कुछ ना कुछ नुकसान, बोलो है ना। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को बोला भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, बहुत पुराना पेड़ है। तभी तो डर है भाई, कह रहा एक्स कह रहा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो मैं हूं ना, मैं नुकसान की भरपाई करूंगा। यहां तक ओके। अब सुनते रहना, कोई दिक्कत हो रही है? सार्थक तो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है क्लास में। अच्छा लगेगा कुछ समझाऊंगा,
अपने तरीके से, तो प्लीज बड़बड़ बंद करो, ज्यादा हंसना डुसना नहीं, क्लास के अंदर रहो। इफ द ट्री देन ब्लोज ओवर एंड डैमेज वाइज कार देन एक्स विल बी, आगे समझ में? तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये बताओ जनरल सिचुएशन है या स्पेशल? जनरली कहीं ऐसा सुना है तुमने? जनरल तो ये होता है ये ले सामान ला दे पैसे। स्पेशल क्या है? कोई पेड़ है, किसी पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपस में। However, the above definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity is in as much as it cover only the loss caused by। लेकिन यहां पर याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाला जो पॉइंट है ये कवर तब होता है जब लॉस हो रहा है कंडक्ट ऑफ प्रोमीजर हिमसेल्फ, या तो मेरे खुद के कंडक्ट से या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। Thus loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God or natural event is not covered। अब सुनना जी, वही पेड़ अगर एक्ट ऑफ गॉड से नीचे गिर गया, एक्ट ऑफ गॉड मींस नेचुरली गिरा, बहुत तगड़ी आंधी आई थी जहां बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, तो तेरा कोई स्पेशल पेड़ तो है नहीं, वहां पर आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कुछ आया समझ में? एक्चुअली ऐसा केस आया था, यही बता रहा हूं ना। सेक्शन 124 रेस्ट्रिक्टेड है। सेक्शन 124 कह रहा है इंडेमनिफिकेशन हम अलाउड करते हैं, लेकिन या तो पार्टी ने खुद कुछ काम किया हो, कुछ नुकसान किया हो, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, कंडक्ट ऑफ प्रोमीजर हिमसेल्फ, और कंडक्ट ऑफ एनी अदर, आगे क्या लिखा हुआ है, पर्सन इंक्लूड व्हाट, कोई लोग, किसी पर्सन की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो फिर हम बैठे हुए, आ गया समझ में? लेकिन आपका ये जो पेड़ गिरा वो किस वजह से गिरा? एक्ट ऑफ गॉड। अब वो तो पर्सन है नहीं, नेचुरल है। अगर नेचुरली कोई ऐसा इवेंट होता है तो वहां पर लाइबिलिटी हमारी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनती। अब वो क्या बनेगी वो तो कोर्ट डिसाइड करे, वो उनका मैटर है, लेकिन सेक्शन 124 वहां पर नहीं लगेगा, बिकॉज 124 रेस्ट्रिक्टेड है कि या तो मेरी वजह से या किसी और बंदे की वजह से नुकसान होता है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तेरे को दूंगा। आ गया समझ में? बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है? एक केस आया था, बहुत बेहतरीन केस, केस का नाम था गजानन मरेश्वर वर्सेस मरेश्वर मदान। 1942 का केस था। केस बताऊं, सुनोगे? तो ये मेरा केस है, केस का नाम है गजानन मरेश्वर वर्सेस मरेश्वर मदान। मैं यहां पर लिख रहा हूं, गजानन मरेश्वर वर्सेस मरेश्वर मदान। इस केस का डिसीजन आया था 1942 में। ये केस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को प्रॉपरली समझा देगा, बहुत ध्यान से समझना। और इस केस को बताने से पहले एक लाइन बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को एक्चुअली नुकसान हो गया तभी आप इंडेमनिटी दोगे। अगर नुकसान होने के चांसेस भी लग रहे हैं ना तो भी आप इंडेमनिटी दोगे। अब ये मैं पहले ये केस बताऊंगा, देन ये लाइन समझाऊंगा। लाइन पहले आगाह कर दी तुम्हें ताकि केस करते वक्त, केस को समझते वक्त आपको स्पेशली ये बात पता हो। एक केस स्टडी है, ये केस आया था 1942 के अंदर, इसका रिजल्ट आया था केस का। केस क्या था, एक बंदा था गजानन महेश्वर करके, इस बंदे ने, गजानन मरेश्वर, जीएम नाम का बंदा, इसने बॉम्बे म्युनिसिपल से, जैसे दिल्ली की है ना एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसी बॉम्बे का है बीएमसी, उससे एक प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया था। क्या ले लिया था? प्लॉट ऑफ लैंड 999 साल की लीज पर। हाँ जी, मान लो किराए,
कितने साल की? 999 साल की। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? गजानन मरेश्वर ने थोड़े समय बाद, गजानन मरेश्वर ने थोड़े समय बाद वो जो लैंड है उसके राइट्स, मतलब उस लैंड पर कंस्ट्रक्शन वगैरह के जितने भी राइट्स है, वो राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए किसके? प्रॉपर्टी आज भी किसी के नाम पे है, गजानन के, बट वो राइट्स किसको दे दिए? उसने एमएम को। एमएम कौन है? मदान साहब। ऑलवेल यहां तक ओके? बोलो जी ओके। यहां तक कोई समस्या? हुआ ऐसा कि अब कंस्ट्रक्शन करना है और एमएम यानी कि मदान भाई को कंस्ट्रक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल एंड सामान की आवश्यकता है। फाइनेंशियल थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, तो गजानन मरेश्वर ने एमएम की हेल्प करी। गजानन के नाम पे ही प्रॉपर्टी थी ना, गजानन ने अपनी वो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? मोर्टगेज कर दिया। असल में 2 बार मोर्टगेज किया था 5-5 हजार रुपए के लिए। उस समय 5,000 रुपए बहुत होते थे। कुछ आ रहा है? ये 1932-33 की बात बता रहा हूं। केस का डिसीजन तो 1942 में आया था, उससे कुछ साल पहले से ये इवेंट चल रहा था। यहां तक ओके? गजानन मोरेश्वर ने क्या करा? वो प्रॉपर्टी मोर्टगेज करी। अब बताओ मोर्टगेज पे नाम किसका होगा? तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी मोर्टगेज? यही वाली। अल्टीमेटली ये बताओ कि पेमेंट एट द एंड नहीं हुई तो कौन किसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी? गजानन की। यहां तक ओके? अब गजानन ने क्या करा? वो प्रॉपर्टी मोर्टगेज करी और उठाकर पैसा किसको दे दिया? एमएम को। यहां तक ओके? लेकिन थोड़े समय बाद अब एमएम जो है वो पैसा दे नहीं पा रहा। मतलब वैसे अभी सामने ड्यू डेट आगे है, मतलब एमएम से पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन वो उस समय पर पैसा नहीं दिया। अब ये डर गया, गजानन डर गया। क्या डरा? भाई देख, पैसा उसने नहीं दिया तो मेरी प्रॉपर्टी गई। बोलो हाँ या ना? अरे तो 999 साल के लिए तो मेरी है ना? बीएमसी को मैंने फ्री में ली है, बीएमसी से वो प्रॉपर्टी, पैसा दिया है ना उसको लीज का, तो फिलहाल तो 999 साल के लिए मेरी है वो। अब इलॉजिकल मत पूछो सर, वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। अरे उसके आगे के एंसेस्टर संभालेंगे ना उसको। यहां तक ओके? अब भाई ये गजानन जो है टेंशन में आ गया। अब गजानन ने एमएम के ऊपर लीगल एक्शन लिया। लीगल एक्शन किस लिए लिया? कि भाई तू मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाकर दे। अभी एक्चुअल लॉस गजानन को हुआ नहीं है। बोलो हुआ है क्या? एक्चुअल लॉस कब होगा? जब पेमेंट वेमेंट नहीं होगी, कार्रवाई होगी, फिर जाकर जिसको मोर्टगेज करिए वो प्रॉपर्टी ले जाएगा। लेकिन गजानन को पता है ना ये काम कभी ना कभी होना है। गजानन ने इंडेमनिटी के लिए केस फाइल कर दिया एमएम के ऊपर। गजानन था प्लेंटिफ, मतलब एक तरीके से एग्रीव्ड पार्टी, और एमएम कौन था? डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मींस जो केस फाइल कर रहा है, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो प्लेंटिफ होता है। ठीक है? बात गई कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में एमएम ने ये दलील दी कि भाई अभी इसको एक्चुअल नुकसान थोड़ी हुआ है। कोर्ट ने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 के अकॉर्डिंगली अगर एक्चुअल लॉस होने भी वाला है तो भी आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपको चांसेस सामने लगते हैं। और यहां पर इस गजानन को जो है वो जीत मिली। कुछ आया समझ में? आया कुछ समझ में? यहां पर क्या जी, किसी को कोई डाउट है? और वहां पर गजानन ने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए एक लीगल एक्शन लिया था, वहां पर एमएम वो दलील देता रह गया कि सर इसको तो कोई एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं है अभी। कोर्ट ने बोला नहीं, आप यहां पर प्रॉपरली कॉम्पनसेट करो, पहले तो आप लोन की रिपेमेंट करो, नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाओ वहां पर कि अगर इसको कुछ होता है तो फिर मैं बैठा हूं। कुछ आया समझ में? तो गजानन की वो टेंशन खत्म हो गई कि मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ऑल वेल? कोई दिक्कत है किसी को? तो देखते हैं एक बार यहां पर इन केस ऑफ गजानन वर्सेस मरेश्वर,
वर्सेस मरेश्वर मदान. Decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. Here it cover every loss whether due to negligence of promise or by natural calamity or by accident. मतलब किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉमिस हो आपको यहाँ पर वो कवर हो जाता है. यहाँ तक ओके? बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? बेटा ओके. तो ये केस बड़ा फेमस केस है और ये मैंने केस आपको समझाया. अब देखना मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस तरीके का होता है, बनता कैसे है? जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? बोलो एक्सप्रेस और इंप्लाइड. यस, यहां पर एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. मैं एक्सप्रेसली बात कर रहा हूं और इंप्लाइडली भी कर रहा हूं. इंप्लाइडली मींस बेटा जो नए बच्चे ध्यान से सुनो, इंप्लाइड मतलब दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन दोनों पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मींस इम्पोज्ड बाय लॉ, जहां पर बिना बोले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. जैसे रेलवे स्टेशन पर कुली आपका सामान पिक कर ले और टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे बेशक वो आपसे कुछ ना बोले. आया समझ? दिस इज इंप्लाइड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंप्लाइड भी बन सकता है और एक्सप्रेस भी बन सकता है. तो यहां पर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप इंप्लाइडली बनता है. मैं आपको यूनिट 9 में पढ़ाऊंगा. वैसे भी एजेंसी बता चुका हूं थोड़ा बहुत. एजेंसी मींस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. मतलब अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का कोई नुकसान कर दिया तो वहां कौन लाइबल होगा? एजेंट. अगर प्रिंसिपल ने एजेंट का कोई नुकसान कर दिया तो कौन लाइबल होगा? प्रिंसिपल. कुछ आया समझ में? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो मैं महाराष्ट्र से दिल्ली या गुजरात से दिल्ली अमूल के दूध का एक टैंकर लेकर आ रहा हूं. कौन सा? अमूल के दूध का एक टैंकर लेकर आ रहा हूं. मुझे सुबह सुबह यहां पहुंचना है तो मैं जो दूध का टैंकर लेकर आ रहा हूं, रास्ते में किसी कारणवश अब ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता. मान लो कोई हड़ताल चल रही है, मान लो कोई रास्ते में कोई दंगे दुंगे हो गए. अब सुबह हो गई और धूप सर पर है, थोड़ी देर में दूध क्या हो जाएगा? तो मैंने मजबूरन उस दूध को खराब होने से बचाने के लिए बगल में देखा एक गांव है, गांव में गया और वो दूध जो है वो बेच दिया. और मैं इस कैपेसिटी में भी नहीं हूं कि मैं दूध के ओनर से फोन पे बात कर सकूं. फोन तो आ जाए ना, कुछ साल से पहले से थोड़ी है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 से चल रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में मेरे द्वारा की गई एक्टिविटी को के लिए कौन लाइबल होगा? मेरा प्रिंसिपल. अब तुम बोलो सर उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, प्रिंसिपल एजेंसी का, इंप्लाइड है. आया कुछ समझ? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी के चैप्टर में, एजेंसी बाय नेसेसिटी. आ गया जी? तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे बनते हैं? दो तरीकों से बन सकते हैं. पहला तरीका कौन सा है? एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड. और ये लाइन मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है. जैसे जनरल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी ऑल एसेंशियल्स होते हैं वो सब इसमें होते हैं. जनरल कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर देते हैं, इसमें भी देते हैं. जनरल में एक्सेप्टेंस, इसमें भी एक्सेप्टेंस. वहां भी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यहां भी कैपेसिटी. वहां भी कंसिडरेशन, यहां भी. वहां भी फ्री कंसेंट, यहां भी फ्री कंसेंट. वहां भी लॉफुल, यहां भी लॉफुल. वहां भी सर्टेन, यहां भी सर्टेन. वहां भी पॉसिबल टू परफॉर्म, यहां भी पॉसिबल टू परफॉर्म. सब कुछ एक जैसा होता है. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इसको अलग से नहीं, ये होता है जनरल की तरह ही है. बोलो ओके बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो जी. अब एक बात बताओ, इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स होंगे? इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? जिसका नुकसान हुआ है, सिंगल वर्ड में. तो भाई अब नुकसान हो गया है तो अब वो अपने नुकसान की भरपाई किससे लेगा? तो भाई सेक्शन 125 कहता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. सेक्शन 125 तो ये कह रहा है. अच्छा,
राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो ये क्या कह रहा है बेटा, मेरे ध्यान से सुनना। इंडेमनिटी होल्डर का क्या अधिकार है किसके खिलाफ? इंडेमनिफायर के खिलाफ। एक तो वो सारे डैमेज जो उसको पे करने पड़े आगे, एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। सुनना जी ध्यान से। ये बी बंदा है जिसको ए ने वादा किया था, ए ने वादा किया था बी को कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से तुझे कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। यहां तक ओके? जिसने वादा किया उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी होल्डर या फायर, इंडेमनीफायर। ऑल वेल। और जिससे वादा किया है मतलब जिसका नुकसान हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी। कुछ आया समझ में? अब हुआ ऐसा कि बी और सी की कोई ट्रांजैक्शन है, बी और सी की ट्रांजैक्शन में सी ने बी के ऊपर क्या कर दिया, और इसी केस के लिए ए ने वादा किया था कि तू लड़ केस, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी नुकसान होगा, कोई भी लॉस होगा, मैं भरूं। आया समझ में? या मान लो ये इंश्योरेंस कंपनी हो, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी वहां ठुक गई, अब किसी वजह से ठुकी हो, सी ने मेरे ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। और केस में हारूंगा जीतूंगा उसका पूरा प्रॉमिस किसने किया हुआ है? आया समझ में? अब हुआ ऐसा कि बी जो है, ये बी बंदा केस लॉस, केस वो हार गया, तो इसने बी ने इसको क्या दिया होगा? वो सारा पैसा किससे मिल जाएगा? यहां तक ओके? पहला पॉइंट, केस लड़ने के लीगल एक्सपेंसेस। तो यही है सारे के सारे पॉइंट्स, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है डैमेज विच ही मे बी कंपल्ड टू पे इन एनी सूट। वो डैमेज इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से ले लेगा जो उसने पे करे हैं किसको? आगे केस होने में। ऑल वेल। प्लस ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव बीन कंपल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग या डिफेंडिंग द सूट। मतलब अब वकील को पैसे दिए होंगे, लॉयर अपॉइंट किया होगा, छुट्टी करके जाता होगा, या ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। बोलो आ गया समझ में? अल्टीमेटली बहुत सिंपल सी बात है, इंडेमनिटी होल्डर का अधिकार है कि उसने अपनी जेब से जितना भी पैसा खर्च किया वो सारा पैसा किससे ले लेगा? इंडेमनीफायर से। बात खत्म। आ गया समझ में? तो आप ये बोलो सर इंडेमनीफायर पैसा देगा क्यों? क्यों देगा पैसा? क्योंकि उसने वादा किया। क्यों किया होगा वादा? अरे उसको भी बदले में कुछ मिल रहा होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी क्यों वादा करती है आपसे? बदले में आपसे क्या लेती है? प्रीमियम लेती है। कहते ना भाई कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा, मैं बैठा हूं। तो जब कुछ भी होने का नंबर आएगा और कुछ भी में कोई नुकसान हो गया तो वो मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया, बदले में मैंने तुझसे क्या लिया? प्रीमियम लिया। आगे समझ में? अब ये कह रहा है इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब से शुरू होगी? बताओ कब से शुरू होगी? जब सामने वाले को नुकसान हो गया होगा। तो although the Indian Contract Act 1872 is silent on the time of commencement of liability of indemnifier, ऐसा कुछ बोला नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। However, on the basis of judicial pronouncement, मतलब कुछ केसेस के जो डिसीजन आए हुए हैं उसके हिसाब से it can be stated that liability of indemnifier commence as soon as the liability of indemnity holder becomes absolute and जैसे उनकी लाइबिलिटी
जो है इंडेमनिटी होल्डर की एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाए, उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट्स इन सेवरल केसेस। अब जैसे आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो आप गाड़ी को कहां ले जाओगे? पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं, आंसर ध्यान से देखना। मैंने अपनी लाइफ में पहली गाड़ी ली थी वैगन आर, ठीक है, काफी साल हो गए, 13-14 की बात होगी, ठीक है, 13 नवंबर में शायद ली थी, यह याद नहीं आ रहा, 14 नवंबर में ली होगी। तो वैगन आर गाड़ी ली, टॉप मॉडल। तो वो कार ली मैंने, और मुझे कार चलानी नहीं आती थी, गाड़ी चलानी मुझे नहीं आती थी। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, जल्दी जल्दी। हाँ 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 हाँ, वही है, और वही आया हुआ है। हाँ, एक नंबर, एक नंबर। नहीं नहीं, उधर जाओ। हाँ, मैं जाओ, वो रूम में जाओगे ना, सबसे ऊपर राइट साइड में। हाँ, नए रखे हुए हैं 6-7। हाँ हाँ, वही है। और एक, एक एक, अगर नहीं मिले तो दो डाल दो, कुछ नहीं होता। ये भी वही है, साइड पट्टी है, एक नंबर। हाँ, और ठीक है, देखो जी। तो भाई, गाड़ी ली थी वैगन आर, बिल्कुल नई गाड़ी, मुझे चलानी नहीं आती थी। मेरे दोस्त आए थे इसको रिसीव करने के लिए। तो जब गाड़ी ली तो उसी टाइम पे हमने इंश्योरेंस लिया टाटा कंपनी का, ठीक है, आई थिंक टाटा AIG था वो। अब ले ली गाड़ी, आप देखना, अभी लिटरली कह रहा हूँ, बिल्कुल सच जो हुआ था वही बता रहा हूँ। गाड़ी ली सबसे पहले तो घर पे आए, घर पे बताया भी नहीं था मैं गाड़ी ले ली। आए तो फोन कर दिया, वो थाल लेकर आ जाओ, पूजा वूजा वाली। मम्मी लेके आ गई, फिर मम्मी ने गाली दी, ये क्या बताया भी नहीं है वो, कोई बात नहीं। वहां से हम निकले, तो शाम को मेरे दोस्त ने थोड़ी बहुत मुझे गाड़ी सिखा दी। उस दिन संडे था, और मैंने अपने दोस्त के घर पे ही गाड़ी, उसके घर में पार्किंग है अच्छी खासी, वहां खड़ी कर दी फरीदाबाद में। और अगले दिन उसको भी ऑफिस जाना था, मुझे भी ऑफिस जाना था। नेक्स्ट डे मेरी क्लास हुई, सुबह सुबह एक क्लास हुई, और एक ही क्लास थी उस दिन। क्लास के बाद अब मैंने कहा यार, अब तो मैं सीख ही गया हूँ गाड़ी चलाना, अब तो हो गया। होता नहीं, अब नई गाड़ी आई, नई चीज आती है तो एक क्यूरियोसिटी होती है बंदे को। तो मैंने क्या किया, मैं अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर मैं वहां पहुंचा, और वो बंदा ऑफिस गया हुआ, मुझे, मेरा दोस्त है। मैंने उसके घर से चाबी ली, घर में चाबी दी, और गाड़ी निकाल दी। अरे चल, अकेले गाड़ी निकाली, बैक कर रहा था, बैक करते करते, मतलब एक साइड तो देख रहा था, दूसरी साइड देखे नहीं। वो एक MC म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, फरीदाबाद वालों की, कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी, कुत्ते नहीं पकड़ लेते, वो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी में मेरी ठुकी, बहुत बढ़िया वाली ठुकी। और ठुकी उसके, जो कुत्ते का गेट था वो बंद था, हल्का सा बंद था, वो गेट खुला, और उन्होंने पागल कुत्ते कुछ पकड़े हुए थे, वो सारे कुत्ते भाग गए। मैं उतरा, वो कह रही नहीं चलानी आती तुझे गाड़ी? नहीं, नहीं आती। अब यार मैं तो बड़ी टेंशन में, कर ले, कल ही गाड़ी ली, आज ही ठोक दी। और दोस्त लोग मुझे बहुत मारेंगे जब आएंगे, तो तेरे को जरूरत क्या थी अभी, एक दो दिन रुक जाता। अब मैंने कहा चल, अब इस गाड़ी को मैं खुद ही दूंगा सर्विस सेंटर में, इंश्योरेंस था ना। अब मैं उसको सर्विस सेंटर में देने आया, तो बेवकूफ था, मैं वहीं फरीदाबाद में देता, मैं उसको दिल्ली ले आया, ओखला में। अब लाते लाते सूरजकुंड रोड पर आ रहा था, आगे आगे एक लाल कलर की स्विफ्ट जा रही थी, दे के मारी धम। तुम यकीन मानो, गाड़ी का अभी, मतलब बिल्कुल नई गाड़ी है, कल लेकर आए हैं, उसके अभी वो
स्वास्तिक भी नहीं हटा था, जो मम्मी ने बनाया था। अब दे के मारी, वो भी उतरते चला ही नहीं आती, मैं करना ही ठीक है। तो ऐसे करके तो वो कह रहा पैसे दे, मैं कहा तेरा भी इंश्योरेंस है, मैं वहीं जा रहा हूँ, चल दोनों साथ में ही चलते हैं। कह रहा लाइसेंस है, मैंने कहा बेटा वकील हूँ, ठीक है। फिर हो गया, चला गया वो। तो फिर मैं गाड़ी लेकर पहुंचा सेंटर पे, सर्विस सेंटर। मैंने वहां वो गाड़ी दे दी, उन्होंने देखा, कहते कब खरीदी, मैं कल। और मेरे को ऐसे देख रहे सबके सब, कहता भाई कुछ 10-15 दिन तो चला लेता, ये पहली गाड़ी है मेरी लाइफ की जो कल ली और आ जाइए। मतलब मेरे साथ कुछ यूनिक रहता है हमेशा, तो ये भी बनता रहा, ये भी हो गया। वो गाड़ी मैंने उन लोगों को दी। अब वो गाड़ी के सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने दिए थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी शुरुआत कब हुई? जब सारी गाड़ी की सर्विसेज हो गई, सारी गाड़ी ठीक हो गई। मुझे आज भी याद है 54 या 64,000 का बिल बना था। मैंने बस फाइल चार्जेस दिया था, वही 2500 रुपए की फाइल चार्ज थे शायद, और बाकी सारा पैसा किसने दिया था? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो उसकी लायबिलिटी तब शुरू हुई जब एब्सोल्यूट हो गया भाई इतना है। आया समझ में? कोई समस्या? तो ये दिन मैं कभी नहीं भूलता। हाँ, उसके बाद मैंने कभी किसी से गाड़ी सीखी नहीं फिर, और आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी का। चलाई क्यों नहीं चलाई? फिर उस दिन के बाद मतलब किसी से सीखी नहीं, फिर कॉन्फिडेंस आ गया, 2 बार ठोक दिया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। चलो, मैंने लाइफ में 5 बार व्हीकल लिए और 5 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, 5। फिर मैंने उसके बाद जो है, उससे पहले मोटरसाइकिल ली थी, सबसे लाइफ में पहली बार। तो मेरे दोस्त राहुल को पीछे बिठाया, वो सीए, ठीक है, उस टाइम वो आर्टिकलशिप कर रहा था। पीछे बिठाया, उसको नेहरू प्लेस छोड़ने जा रहा था ऑडिट पे, पीछे बिठाया और पेट्रोल भरवाना था। तो मैं, वो शॉर्टकट नहीं होता, रॉन्ग वे, मैं रॉन्ग वे, ने कहा देख जल्दी कैसे जाते। गया, सामने से अल्टो आ रही थी, दे के मारी फ्रंट से। राहुल उछल गया अल्टो के ऊपर, बोनेट पे। मैं कहा आर यू फाइन? कहता नो। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो वाली गाड़ी, और मतलब हर बार हुआ है। फिर ये अभी स्कूटी, मेरे घर पे बुलेट चलाना बैन है मेरा, मेरे को बाइक नहीं मना है, कसम में दे रखी है, तू टच नहीं कर सकता इसको, क्योंकि मैं उसको चलाता नहीं हूँ, उसको मैं दौड़ाता हूँ। 140-50 से कम में बात ही नहीं करता। तो स्कूटी मेरे को बोला चलाएगा तो स्कूटी चलाएगा, मैं कहा ठीक है। स्कूटी लेती, मस्त एक्सीडेंट हुआ उसका। क्या? कौन सा? वाईफाई नहीं है, रिकॉर्डिंग वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये एक और एग्जांपल है इंडेमनिटी का, ये देख लेते हैं, फिर इंडेमनिटी हमारा फिनिश हो जाएगा। छोटा सा ही है, गारंटी बहुत बड़ा है। इंडेमनिटी में एक एग्जांपल है, मान लो ए प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट एक्स। ए ने एक्स को वादा किया कि मैं तुझे कॉम्पनसेट करूंगा अगर तुझे कोई भी नुकसान हो जाता है वाई के साथ में केस करने पर। मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई में कोई केस चल रहा है, तो ए ने बोला एक्स को कि भाई तुझे कोई भी नुकसान हो जाता है तो फिर मैं तुझे वो कॉम्पनसेट करूंगा। तो यहां पर ए और एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन गया। अब मान लो एक्स केस हार गया, तो एक्स सारा डैमेज, सारा लीगल एक्सपेंस वगैरह वगैरह सब कुछ जो है रिकवर करेगा किससे? ए से। देखो आगे लिखा भी हुआ है, पे इट अगेंस्ट वाई, द कोर्ट ऑर्डर एक्स टू पे वाई डैमेज ऑफ ₹1 लाख एज द लॉस हैज बिकम सर्टेन। अब 1 लाख रुपए जब कोर्ट ने अनाउंस कर दिए तो सर्टेन हो गया ना। अब जब सर्टेन हो गया तो ए विल बी लाइबल फॉर द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। तो हेयर एक्स कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम ए एंड पास इट टू द वाई। क्लियर है जी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, किसी को कोई डाउट? केस आपको वो याद रखना है जो मैंने आपको केस बताया था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कौन सा टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आप बिलीव करो आपके पेपर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से मेजर चांसेस है क्वेश्चन आने का, इंडेमनिटी से थोड़ा सा चांस है
क्योंकि थोड़ा सा ही टॉपिक है, क्या ही देंगे। गारंटी से बहुत बड़े चांस है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको प्रॉपरली गारंटी का इंट्रोडक्शन दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कभी सुना है तुमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखना जी, हमारी क्लास से एक बंदा, मान लो कोई भी हो, आयुष, ठीक है, आयुष गया लोन लेने, ठीक है, मिस्टर एक्स के पास या मेरे पास, दीपक के पास आयुष आया कि भाई सर मेरे को आप 10,000 का दे दो, क्या लोन। मैं कहा देख भाई आयुष, तुझे तो मैं लोन 10,000 का दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि तू मुझे वापस करेगा भी या नहीं करेगा। तेरी एट प्रेजेंट कोई इनकम, या मान ले तेरा रिकॉर्ड ही खराब है, पास्ट, तेरा पास्ट रिकॉर्ड क्या है, खराब है बहुत, तो फिर मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू किसी ऐसे पर्सन से गारंटी दिलवा दे, अगर तू पे ना कर पाए तो वो मुझे दे दे, तब मैं तुझे लोन दे दूंगा। नहीं आया समझ? अब क्या हुआ, आयुष जो है वो सुमित सर को ले आया, आयुष ने सुमित सर को पटा लिया, ठीक है। तो देखो जी क्या हुआ, सुमित सर ने मिस्टर दीपक यानी मुझे बोला कि आप 10,000 पे कर दो आयुष को, अगर ड्यू डेट पर आयुष पे नहीं कर पाया तो फिर पेमेंट मैं करूंगा। आया कुछ समझ में? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट, गारंटी, जहां पर कम से कम 3 पार्टी होती है। एक है पीडी, पीडी मींस प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर, और एक बंदा जिसने गारंटी दी उसको आप क्या नाम देते हो? श्योरिटी। ऑल वेल। और यहां पर श्योरिटी कहता है दीपक से कि दीपक अगर तू पेमेंट देता है और ड्यू डेट पर आयुष यानी कि जो सॉरी ये पीडी है, पीडी तो आयुष है और क्रेडिटर कौन है ना? तो सुमित सर ने क्रेडिटर यानी दीपक को बोला कि अगर आयुष पेमेंट नहीं दे पाएगा तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं। ऑल वेल। तो बताओ इस पूरी ट्रांजेक्शन में, तुम दोनों तीनों मत बोलना, इस पूरी ट्रांजेक्शन में कितने कॉन्ट्रैक्ट बने? सर 3 कॉन्ट्रैक्ट बने। इस पूरी ट्रांजेक्शन में टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट बने। कौन कौन से 3 बने? सुमित सर और दीपक के बीच में एक, दीपक आयुष के बीच में, और आयुष और, बोलो हाँ या ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ट्रिपार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, त्रिपाठी नहीं, ट्रिपार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिपार्टी कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? अब देखो इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको करना क्या है। ये बंदा है श्योरिटी, तो इसके कुछ अधिकार होंगे, कुछ ऑब्लिगेशन होंगे। ये बंदा है क्रेडिटर, इसके कुछ अधिकार होंगे, कुछ ऑब्लिगेशन होंगे। और ये बंदा है डेटर, इसके कुछ राइट्स होंगे, कुछ ऑब्लिगेशन होंगे। राइट्स क्या होंगे? अब मान लो इसने कोई सिक्योरिटी दी थी पैसे लेते वक्त, पैसे ले लिए उधार, बदले में अपना लैपटॉप गिरवी रख दिया था, तो फिर वो अपनी सिक्योरिटी को क्या कर लेगा? वापस लेगा, ये उसका अधिकार है। मान लो आयुष भाग गया, तो सुमित सर ने पेमेंट दी दीपक को 10,000, तो सुमित सर का अधिकार है वो सिक्योरिटी खुद ले लेंगे। क्या जी? सर ये दीपक के माथे पर डी की जगह सी लिखा है क्या? किसी को भी दे देगा? ऑल वेल। कोई ऐसे कैसे हो सकता है? अगर भाग गया तो पकड़ेंगे उसको। जनरली लोन किसको दिया जाता है? जनरली लोन किसको दिया जाता है? सिक्योर्ड हो, घर परिवार हो, खानदान हो, प्रॉपर्टी हो, नाम हो, फेम हो, गुडविल हो,
ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को, कोई भी भाग जाएगा। अभी अभी बांग्लादेश से आया, पैसे लिए वापस चला गया, ऐसे थोड़ी दे दूंगा लोन। आगे बढ़े जी। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट, गारंटी। भाई एक दूसरे से पूछेंगे हर चीज, एक दूसरे के बारे में पता होगा तभी मैं किसी को लोन दूंगा ना। जैसे आप किसी दुकान पे आप गए हो लोन लेने के लिए, कोई बच्चा है, नहीं गए, मान लो आप पैसे कमाए लोग, एक ही दुकान से बार बार सामान खरीदते हो, 2 साल से खरीद रहे हो, आपको लोन मिल जाएगा या नहीं? मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी वाइफ मेडिकल स्टोर पे कुछ दवाइयां लेनी थी बेटी की, वो लेने चली गई। अब लेने चली गई तो उसका जो है फोन पे वो स्कैन किया, वो चला नहीं, कुछ नेटवर्क इशू, सर्वर आ रहा है, उसको टेंशन हो गई, तो मेरे को फोन किया। मैंने कहा बात कराओ मेरी। तो मैंने उसको बोला कि मैं दीपक बोल रहा हूँ, आप इनको दे दो। कह रहा कौन दीपक? ठीक है। फिर अपनी पहचान बताई, नाम से नहीं जानता था मुझे वो। मैं भैया वो मैं आता हूँ ना आपसे, अगर अच्छा अच्छा हाँ भैया बताओ। मैं भैया कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा पेमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो आप एक काम करो, स्कैनर भेजो, मैं पे कर दूं। नहीं भैया आप आके ही दे देना। तो दे दिया ना उसने। क्यों दिया? क्योंकि मैं कई साल से, मैं इस एरिया में जहां मैं अभी रहता हूँ 2 साल हो गए मुझे, तो मैं 2 साल से रेगुलरली कभी भी मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेनी है, बच्चे का कभी कभी बीच में दूध लेना होता था, वो सब मैं वहीं से ले लेता था। तो वो मुझे जानता है। ऐसे दे देंगे किसी को? नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो स्टार्ट करता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 रिलेशन है, श्योरिटी, पीडी एंड क्रेडिटर। श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड तीसरा कौन है? क्रेडिटर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सबसे पहला ये कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब सुमित सर पेमेंट दीपक को कब देंगे? जब डिफॉल्ट होगा किसकी तरफ से? आयुष की तरफ से। अल्टीमेटली यहां एक बात आ रही है, प्रिंसिपल सॉरी प्राइमरी लाइबिलिटी पेमेंट करने की किसकी है? आयुष की। तो हेयर डेटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटर जब फेल हो जाए तब श्योरिटी की लाइबिलिटी स्टार्ट होती है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी और प्राइमरी डेटर की। तो गारंटीज है, देखो आया ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ट्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग द श्योरिटी, श्योरिटी है गारंटर, पीडी कौन है? प्रिंसिपल डेटर, एंड क्रेडिटर इन विच श्योरिटी एग्री विद क्रेडिटर टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ थर्ड पार्टी और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी ये बात बोलता है, अगर वो फेल हो गया तब मैं लाइबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा। बोलो हाँ या नहीं? देखो यहां एक एग्जांपल है, मैंने आपको दिया हुआ है। ए श्योरिटी है, ए ने गारंटी दी बी को कि भाई तू सी को पेमेंट कर दे, अगर सी फेल हो गया तब मैं दे दूंगा। तो ए और सी के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? ए और बी के बीच में भी और बी और सी के बीच में भी 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ए ने बी को गारंटी दी, बी ने लोन दे दिया, सी का नाम है करप्ट। ए बी एंड सी, सी फॉर करप्ट। अब करप्ट मींस तो पता ही है आपको, निकल लेगा ये। अब ये बंदा जब निकला, जब ये फेल हो गया तब किसकी लायबिलिटी अराइज होगी? आगे समझ? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने, सी अप्रोच बी फॉर लोन ऑफ ₹1,00,000। बी ने मना कर दिया, बी कहता भाई गारंटर लेकर आओ, लोन मैं तेरे को दे दूंगा। सी रिक्वेस्टेड ए टू बिकम ए श्योरिटी, जैसे उसने सुमित सर को पटाया, ऐसे सी ने ए को पटाया कि भाई तू मेरा श्योरिटी बन जा। ए प्रॉमिस टू रीपे द लोन अमाउंट इफ सी फेल्स टू पे। ए यानी कि श्योरिटी ने बोला क्रेडिटर को कि तू दे दे पैसे, अगर ये बंदा पैसे नहीं दे पाया तो मैं हूं ना, ऑल वेल। आपको नहीं लगता ये भी इंडेमनिटी हो रही है? तो बेटा
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी इसी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो छोटा सा टॉपिक है। तो यहां पर ए इज व्हाट, ए इज श्योरिटी, बी इज क्रेडिटर, सी इज प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर मतलब जिसको गारंटी मिली है, श्योरिटी मतलब जिसने गारंटी दी है, और प्रिंसिपल डेटर मतलब जिसके लिए गारंटी दी गई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फीचर्स क्या क्या है, मतलब समझ में आ गया। अल्टीमेटली अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक पार्टी दैट इज श्योरिटी गारंटी देता है पीडी के ब्याह पर क्रेडिटर को। अगर पीडी फेल हो गया तो क्रेडिटर भाई मैं हूं ना, मैं पेमेंट करूंगा। तो फीचर्स क्या है भाई, गारंटी देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंप्लाइड हो सकती है, बोलो अभी तो पढ़ाया, हो सकती है। क्या गारंटी इंप्लाइड हो सकती है, कैसे हो सकती है? मैं चुप हूं और उसने उसको पैसे दे दिए, मैंने ऐसे ही करा था बस, वो ले गया पैसे। भाई गारंटी बोल के होती है, वो भी ओरल में या राइटिंग में। इंप्लाइड नाम की कोई गारंटी नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया और इतने में उसने कहा चल भाई परमिशन मिल गई। गारंटी ऑलवेज क्या होती है, समझ गए? तो ओरल और रिटर्न होगी सेक्शन 126। तो पहला डिफरेंस यही बता दिया मैंने, इंडेमनिटी में बी इंप्लाइड बट गारंटी मस्ट बी एक्सप्रेस। खुद ही सोचो इंप्लाइड नाम की क्या गारंटी होती है, चुपचाप है इंप्लाइडली। अरे उसका इशारा नहीं समझे थे आप, उसने हाँ बोला लाओ दो पैसे, ऐसा नहीं होता। हाँ मुंह से बोलना पड़ता है। देखो कभी भी गारंटी देते दो बार बुलवाते, भाई एक बार और बोल या लिख दे यहां पर साइन कर, ऐसे होती है गारंटी। देखो पॉइंट नंबर 1, ये ओरल और रिटर्न होगी। इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मे बी ओरल और इन, लेकिन एक बार बताऊं, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ तो और भी सख्त है। वो कहता है भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी राइटिंग में होगी तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वहां सब कुछ राइटिंग में करते हैं, ओरल की वहां कोई वैल्यू नहीं है। ओरल में तो झूठ बोल सकते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते झूठ, लेकिन राइटिंग में कैसे बोल दोगे? आपने लिख के दिया, सिग्नेचर करें बकायदा। आगे समझ। दूसरा पॉइंट है कंसीडरेशन। भाई देखो सुमित सर आयुष के बदले गारंटी क्यों देंगे? कोई ना कोई इनडायरेक्ट कंसीडरेशन होगा ना, कोई किसी के बदले में गारंटी क्यों देता है? कोई ना कोई इनडायरेक्टली कंसीडरेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी बच्चे जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जरूरी। बेटा आ रहा है समझ में? फर्स्ट क्लास के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 1 to 7 देयर इज इनडायरेक्ट कंसीडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड, तुम दोनों बाहर जाओ। उससे पहले भी मैं देख रहा हूं पीछे, मैं बोला नहीं ना कुछ। between surety and creditor, so simply the contract between surety and creditor is valid, and even though there is no डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वैलिड है। भाई श्योरिटी डेटर के नाम पर क्यों आपको गारंटी दे रहा है, उसका पक्का कोई इनडायरेक्ट कंसिडरेशन होगा। एवं दे देगा कोई किसी की गारंटी? तुम में से कोई दे सकता है गारंटी किसी की भी? कोई आ रहा है भाई गारंटी दे दे यार, राशन उठा दे, तुमने भी दे दी, भला आदमी, ठीक है। एक बात और, गारंटी में सारी पार्टी क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट मतलब योग्य। हाँ ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल डेटर जिसको क्रेडिटर ने पैसे दिए वो माइनर हो, लेकिन ऐसे में फिर प्राइमरी लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? बोलो श्योरिटी की। श्योरिटी की वैसे कौन सी लायबिलिटी होती है? और आप सभी जानते हो माइनर इज नॉट एबल टू मेक एनी एग्रीमेंट, या माइनर विल नॉट बी लाइबल। दे दे माइनर को, कोई बात नहीं, श्योरिटी बेटा तू माइनर की गारंटी दे रहा है, तू माइनर ही है ना अभी, सुमित सर विल बी लाइबल। अगर तू मेजर हुआ तो तू लाइबल होगा, बट अगर तू माइनर हुआ फिर भी गारंटी दी जा रही है तो गारंटर विल बी लाइबल। ऑल वेल। तो इट मींस ऑल द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी competent, however the contract will be valid even if the PD is incompetent, but in this case the liability of surety will be primary and all well.
अभी इसको आगे और कंटिन्यू करूंगा, एक बार रिवाइज करवाऊं थोड़ा सा जो जो अभी हमने पढ़ा है। मैंने आप सभी को पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 124 टू 147। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस, या क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। मेरी वजह से या किसी की भी वजह से तुझे नुकसान हुआ तो मैं डैमेज दूंगा, और वो सारा पैसा दूंगा जो तेरी जेब में लगाए मेरे वादे के अनुसार। ऑल वेल। फिर मैंने आपको बताया वो बंदा जो प्रॉमिस करता है किसी को सेव करने के लिए, उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं, और जिसको सेव किया जाता है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है। और याद रखना, प्रोमिसर के खुद का कंडक्ट या किसी और का पर्सन के कंडक्ट की वजह से हुए वो नुकसान पर मैं भरपाई करूंगा। गजानन वाला केस बताया। यस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। और क्या राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर के, तो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डैमेज ले सकता हूं, ये सारे कॉस्ट जो मैंने केस फाइल करते वक्त खर्च किए, प्लस मैंने जितने भी पैसा अगली पार्टी को दिया है तू मेरे को देगा। ऑल वेल। यहां मैंने आपको टॉपिक के सबसे लास्ट में एक्स और वाई वाला एग्जांपल दिया था, लीगल एक्शन वाला। ऑल वेल है। इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब स्टार्ट होगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ ऐसा खास कहीं बताया नहीं है, लेकिन जनरल पार्लेंस में और जनरली पुराने जुडिशियल केसेस ये बताते हैं कि लाइबिलिटी जब जैसी एब्सोल्यूट हो जाती है वैसे शुरू हो जाती है। फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब कि भाई यहां पर तीन पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक बंदा श्योरिटी है जो कि गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को कि तू अगर पीडी को पेमेंट दे रहा है प्रिंसिपल डेटर को, और प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया तो फिर पेमेंट कौन देगा? मैं दूंगा उसकी जगह। लेकिन उसके फेल होने के बाद, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी पीडी की है और मेरी सेकेंडरी है। हाँ, अगर पीडी माइनर हुआ तो मेरी प्राइमरी है। बोलो ओके। तो ये हमने कर लिया, फीचर्स मैंने कर लिए, ओरल और राइटिंग होगा। इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस आ गया, यहां पर क्रिएट हो गया। इंडेमनिटी इंप्लाइड हो सकता है लेकिन गारंटी इंप्लाइड नहीं होता। ऑल वेल। अगला पॉइंट अगर मैं देखता हूं, कंसीडरेशन इनडायरेक्ट है यहां पर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर विदाउट कंसीडरेशन है, श्योरिटी और पीडी के बीच में तो कंसीडरेशन है ही नहीं, इनडायरेक्ट कंसीडरेशन है। और अब है बात अगली, नेचर एंड लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, सेक्शन 128। श्योरिटी की लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? सबसे पहली बात, श्योरिटी की को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी होती है। को एक्सटेंसिव मतलब होता है सिमिलर। क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को 20,000 दिए और श्योरिटी ने क्रेडिटर को पीडी के 20,000 की क्या दी? गारंटी। प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया, उतने ही पैसे के लिए अब कौन लाइबल होगा? श्योरिटी। दिस इज कॉल्ड को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी। को एक्सटेंसिव मतलब सिमिलर, एज इट इज। एज इट इज लाइबल होंगे, सिमिलर लाइबल होंगे। बोलो ओके। तो यहां लिखा भी हुआ, द टर्म को एक्सटेंसिव मीन्स सेम और सिमिलर। अंडर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेम एज लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। In simple words, whatever amount the creditor can recover from the PD including interest, damage, cost, पूरा का पूरा वो किससे लेगा? श्योरिटी से। जैसे 20,000 रुपए लोन दिया क्रेडिटर ने पीडी को ब्याज पर, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए, ब्याज 5%, 20,000 का लोन 4 महीने के लिए, एक महीने का 5%, तो 4 महीने का कितना हुआ? 20% प्लस प्रोसेसिंग फीस। पूरा का पूरा पैसा जो है वो किससे लिया जाएगा? श्योरिटी से। श्योरिटी की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है या सेकेंडरी? प्राइमरी किसकी है? पीडी की। यहां तक ओके। श्योरिटीज लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल। इट मींस द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज ओनली आफ्टर डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। बोलो जी ओके। श्योरिटी की लाइबिलिटी कब शुरू होगी? जब पीडी डिफॉल्ट करेगा। अब क्रेडिटर कभी भी श्योरिटी के घर के नीचे नहीं पहुंच जाएगा कि मेरे को लगता है कि वो डिफॉल्ट करेगा, तू दे, ऐसा कुछ नहीं। अरे डिफॉल्ट करने दे फिर मेरे पास आना। बोलो। तो कमेंसमेंट ऑफ श्योरिटी इज लाइबिलिटी। तो द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी स्टार्ट ओनली आफ्टर डिफॉल्ट बाय
The surety becomes immediately liable after the default by PD. The creditor is not required to firstly file suit against the defaulting. अच्छा, श्योरिटी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? तो देखो, मान ले 20,000 का लोन दिया है, लेकिन श्योरिटी ने 10,000 का वादा किया था, तो श्योरिटी कितने की लाइबल होगा? सिंपल, लिमिटेड लाइबिलिटी। जितने का एग्रीमेंट में अमाउंट लिखा उतना, ये नहीं कि अनलिमिटेड, कितना भी हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो इट मीन्स द श्योरिटी मे बी लाइबल ईदर फॉर होल अमाउंट ऑफ लोन और पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन एज पर द, देखो एग्जांपल है, बी इज प्लानिंग टू गिव लोन ऑफ ₹1 लाख टू सी। C approach to A who becomes guarantor only for ₹70,000। तो यहां पर श्योरिटी कितने के लिए लाइबल होगा? 70,000। श्योरिटी विल बी लाइबल ओनली लिमिटेडली अमाउंट ऑफ 70। लेकिन अगर को श्योरिटी हुए तो, एक से ज्यादा श्योरिटी हुए तो, क्या श्योरिटी एक से ज्यादा हो सकते हैं? देखो यहां पर क्या है, बी सी को लोन देने वाला है, सी गारंटर के पास गया, इन दोनों ने मिलकर गारंटी दी, ए और A1 ने, तो इसको बोलते हैं को श्योरिटी। इट मींस 2 और मोर गारंटर फॉर ए कॉमन डेब्ट। किसी कॉमन डेब्ट के लिए 2 या 2 से ज्यादा गारंटर को हम क्या नाम देते हैं? को श्योरिटी। तो इन केस ऑफ को श्योरिटी दे आर लाइबल फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट ईदर इन एग्रीड रेशियो और इन इक्वल रेशियो। अगर आपस में कोई भी एग्रीड रेशियो, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, प्रॉफिट शेयर होगा इक्वल में या एग्रीड में होगा, एग्रीड नहीं है तो फिर इक्वल में होगा। क्लियर है? बोलो यहां तक ओके? समझ में आया सबको? बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ डाउट है तो पूछो। है कोई डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? चिल्ला के बोलो, थोड़ा आवाज पहुंचाए यहां तक। नहीं मिलता, एक्ट ऑफ गॉड नहीं मिलता। मैं कह तो रहा हूं, अगर पार्टी ने आपस में डन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने बोला है मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो मिलेगा। हाँ भाई, हाँ ये बड़ा अच्छा, ये आगे आएगा। सही है? सुनो, अगर ये भाई पूछ रहा है श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो पीडी भाग गया, तो पीडी के लिए श्योरिटी लाइबल हुआ, तो क्रेडिटर गया श्योरिटी के घर, पता चला वो भी, तो बेटा जो इंसॉल्वेंट होता है उसका असाइन ही होता है, जिसको प्रॉपर्टी कुछ होती है तो जाती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है, लिक्विडेटर उसको देगा, नहीं है तो नहीं मिलेगी, फिर तो आपका बैड लक हो गया। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब एक टॉपिक और बताऊंगा आज का, टाइप्स ऑफ गारंटी। ठीक है, वैसे अभी कितना समय हो गया? हाँ सर, घड़ियां देखते रहते हैं। क्या बेटे, फिर और भी 15 मिनट लूंगा मैं। बस मीनिंग समझ लो। टाइप्स ऑफ गारंटी, गारंटी 2 टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक गारंटी होती है और एक कॉन्टिन्यूअस गारंटी होती है। एक स्पेसिफिक, एक कॉन्टिन्यूअस। स्पेसिफिक मतलब एक इवेंट के लिए गारंटी दी है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब बोल दिया भाई कोई नहीं, इसको तू लोन देते रहियो अगले 3 महीने तक, 6 महीने तक, जिसमें टाइम पीरियड होता है, अमाउंट फिक्स होता है कि 2 लाख रुपए तक देते रहियो, ये गारंटी ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा कॉन्टिन्यूअस गारंटी के, ध्यान से समझना। पहला एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है मेरे बचपन का। ठीक है, वो मैं बच्चों को बताता हूँ क्लास के अंदर। बचपन में हम लोग जब छोटे थे, आई थिंक मैं 7th-6th क्लास में होऊंगा, तो दोपहर को अपना स्कूल से आ जाते थे। स्कूल से आने के बाद अपना वही ट्यूशन व्यूशन हो गई तो हो गई, वैसे तो अवॉइड ही करते थे। ठीक है फिर शाम को हम जाते थे क्रिकेट खेलने पार्क में। तो हमारे एरिया में एक पार्क था, मेन रोड के थोड़ा पास में ही, बगल में।
तो पार्क में हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो मेरे पापा का रूल था, फिक्स था, वो शाम को डॉट आई थिंक 5 बजे के आसपास वो ऑफिस से अपने काम से आते थे 5 बजे, 5, 5, 10, 5, 5 वो वहां से गुजरते हुए घर जाते थे पैदल। ठीक है। तो पापा क्या होता था, वो बंटा की दुकान थी, बंटा वाला देखा है, रेडी टाइप देखा है? तो बंटा का उस टाइम पे बंटा 2 रुपए का आता था, वो जो ऐसे कंचे को ऐसे मारते हैं, हम तो हाथ से ऐसे उंगली से फोड़ते थे, बड़ा मजा आता। तो पापा का वो था कि आते थे और वो पिलाते थे मुझे, और मेरे मेरे से बड़ा वाला भाई है, जनरली हम दोनों ही होते थे साथ में, पिला के चले जाते थे। फिर हम खेल वेल के, वो रूल था उनका। भाई एक दिन क्या हुआ, पापा नहीं पहुंचे, हो गया काम वाम में बिजी होंगे, लेट नहीं पहुंचे, तो भाई हम वहां वेट कर रहे हैं, नहीं मिले। शाम को पापा को बोला मैंने, आप आए नहीं, हम वेट कर रहे थे। पापा को थोड़ा बुरा लगा होगा। अगले दिन क्या हुआ, जब वो बंटा पिलाने आए तो बंटे वाले को बोल दिया कि भाई इनको पिलाते रहना, कभी बेना हो तो कोई टेंशन नहीं, पैसे मैं दूंगा। बताओ, गारंटी दी। अब तुम यहाँ माइनर वाइनर कॉन्सेप्ट मत लगाना कि सर वो तो माइनर हो, ऐसा वो सब नहीं, मैं नॉर्मली बस एक स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पापा ने गारंटी दे दी। 2-3 दिन और पापा आए, हमने पिया होगा, एक दिन पापा नहीं आए। तो भाई हमें तो बोल रखा है पीने को, तो शायद पापा का रूटीन वूटीन चेंज हो गया होगा, कुछ दिन तक नहीं आए। और हमने क्या करा, मैं और मेरे भाई ने पूरे पार्क को, जितने लड़के हैं, पैसा बहुत है, आ जाओ काम, सबको लाइन से बंटा पिला रहे। एक दिन 2 दिन सबको बुला बुला के, आ जा तू मेरा दोस्त है ना, अब से बैटिंग मेरी, ठीक है, बंटा पी। दबा के बंटा पिलाया, दबा के बैटिंग करी क्रिकेट में, वैसे वाली नहीं जो तुम लोग करते हो ड्रीम 11 पे। ठीक है। पापा आए 5-6 दिन बाद, आए तो उन्होंने कहा भाई कितने पैसे हो गए, तो 5-6 दिन के हिसाब से कितने, जो 2 रुपए का एक है तो 4 रुपए, 6 के हिसाब से 25-26 रुपए हुए होंगे। तो उसने बहुत सारे पैसे बताए को, 300-400 रुपए बहुत होते हैं, 300-400 रुपए 6 क्लास में, 7th में। ये बात आई थिंक 2002 की, आज से 22-23 साल पहले। पापा का दिमाग खराब, ये तो इतना कैसे पी सकते हैं लोग। कह रहे भाई साहब इन्होंने पूरे पार्क को पिलाइए। तो उन्होंने पैसा तो दे दिया, कह रहा आइंदा से मैं खुद आऊं ना इनको पिलाने, तू भी इनको मत देना, और अगर गाल में चूटी काट के चेक कर लेना मेरी औलाद है या नहीं, सालों को देना मत किसी को भी। साफ पापा ने धमकी दे दी कि टच मत करने देना इनको, दुकान के आसपास भटक ना पाए तेरी, और फिर भटकेगा तो तू लाई वाला, मैं नहीं हूं। तो वो पापा की कॉन्टिन्यूअस गारंटी थी, जो 6-7 दिन तक हमने एंजॉय किया। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस गारंटी देते वक्त सतर्क रहना है। पहले ही बता दो कि देख भाई ये अगर आए तो 30-40 रुपए तक इनको तुम दे देना, उससे ऊपर नहीं, या 15 दिन तक देना, उसके ऊपर नहीं, है ना। कंटिन्यूस गारंटी का या तो एक टाइम पीरियड होगा या एक अमाउंट होगा। बोलो ओके। और स्पेसिफिक गारंटी मतलब एक इवेंट के लिए गारंटी दी गई है, एक सिंगल इवेंट के लिए गारंटी दी गई है, उसको हम कौन सी गारंटी बोलते हैं, सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। क्लियर है। देखो पढ़ रहा हूं, एक ये एग्जांपल आ गया और दूं, ओके है ना, कंटिन्यू का। सर दो भी मत जाओ आप हैं। सेक्शन 129 कहता है सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। सिंपल कहता है गारंटी गिवन फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। जैसे वो आयुष वाला बताया, 10,000 रुपए लेने गया था और सुमित सर ने दीपक को 10,000 की गारंटी दी, वो एक सिंगल इवेंट की गारंटी है, उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। और वहीं पर आपका इवेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूअस गारंटी। द गारंटी गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन और सेवरल ट्रांजेक्शन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। एक तो वहां जहां लिमिटेशन ऑफ टाइम हो या लिमिटेशन ऑफ, या दोनों मिलाकर कि भाई 2 महीने तक 1,00,000 रुपए तक का सामान दे देना बहुत है, ठीक है। 7-8 महीने पहले, 6-7 महीने पहले मेरी वाइफ का मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करवाया था। तो उसमें क्या हुआ, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑर्डर आने लगे तो माल जो है बहुत सारा लाना पड़ता था, लाखों का माल।
अब उसमें क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत मार्केट में उसकी बहुत गुडविल है और वो भी ऑनलाइन बिजनेस करता है, मिंत्रा और इस पे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे। तो उसके पास गारमेंट्स का ही सारे मैन्युफैक्चरर से बड़े लेवल पे माल आता है। तो मेरे दोस्त के पास उसी ने ही मेरे को थोड़ा सा गाइड किया था। तो मैं कहा यार माल चाहिए इतना सारा, अब कभी कभी बीच में पेमेंट की, क्योंकि डेली ऑर्डर आ रहे हैं बहुत भयंकर, 1-1 हजार ऑर्डर आ रहे हैं। कोई प्रोडक्ट अगर 200 रुपए का भी मेरे को मिल रहा है तो डेली पेमेंट 2 लाख 2.5 लाख रुपए ही करनी है, और एक दिन नहीं डेली। मैं कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। उस बंदे ने क्या करा, मेरे को बिठाया अपनी स्कूटी पे, कह रहा चल। गए लाइन से 6-7 मैन्युफैक्चरर है वहां पर एक एरिया में, सबके पास जाके बोला भाई 10-10 लाख रुपए तक का माल बिना बोले दे देना, अगर इस पे पेमेंट ना हो तो 10 लाख रुपए की मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं कहा डन भाई। वैसे कभी ये नौबत ही नहीं आई, पैसा हमारे पास भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए तक का उसने बोल दिया कि सबको बोला कि भाई 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी, और ये कॉन्टिन्यूस गारंटी है, आज तक चल रही है, वो लिया नहीं मैंने कभी भी। बट ये श्योरिटी है, मान ले मेरे को अचानक से 20 लाख का माल चाहिए तो मैं इमीडिएटली दोनों 10 का इससे 10 का उससे ले आऊंगा। तो इसमें क्या है, अमाउंट फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है। अगर वो हो सकता है ये बोल दे भाई 3-4 महीने तक इसको जितना माल चाहिए दे देना, तो वहां टाइम फिक्स होगा। ऑल वेल। तो ये कॉन्टिन्यूस, जब वो गारंटी देगा तो मैंने बोला, मैंने दिस इज कॉन्टिन्यूस गारंटी। क्या मेरे को मत सिखा, तू जा रहा अपना, मेरे को अपना काम करने को क्या सिखा रहा है। ऑल वेल, ठीक है। तो ये हमारा बेटा ओके, यहां तक ओके है, ठीक है। तो यहां तक अपना प्रॉपर तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया है। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक, ओए हाँ तो रुक जाना, स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ। अभी सब लोग बैठे हुए हो? सब बच्चे बैठो, ठीक है। तो सब सब बैठो, सब सुनना है, क्योंकि तुम्हें भी कुछ हेल्प हो सकती है। कुछ तो ऐसी लाइन होगी जो सीएमए वालों तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कोई कहीं जाना है, किसी को जाना है तो जा सकता है। सीएमए वाला अगर कोई चाहता है, नहीं जी हमारे मतलब का तो है नहीं, नहीं जाना ना तो चुप हो जाओ। मन तो है लेकिन अब तुम जा नहीं पाओगे, मुझे पता है। ऑल वेल, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे बच्चे, मैं आप सभी के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिवली सीए फाउंडेशन सितंबर 2025, तो आप सभी के लिए 3 महीने की मैं स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। आप सभी को अपने ये आने वाले 3 महीने कैसे जो है वो बिताने हैं। देखो आज क्या तारीख है, आज 2 जून है। अप्रोक्सीमेटली आप यही मान लो कि 2 जून से आपको, यानी कि 3 जून से इसको फॉलो करना है, 3 सितंबर तक। आपका एग्जाम वही कुछ 11-12 तारीख से शुरू होने वाला है। कब से? 16 से रिजल्ट आप, हो सॉरी अपना डेट शीट आपकी आ चुकी है, तो 16 तारीख से आप सभी का होगा। तो मैंने वो बाद के दिन, जो बीच के 12-13 दिन है, वो हटाकर मैं बात कर रहा हूं। ऑल वेल। तो 3 महीने की आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए 5 रूल लेकर आया हूं। अगर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो ये 5 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं करा, आप बिलीव करो एग्जाम में, लॉ में तो कम से कम पास नहीं होगे, और होना है तो आपको ये 5 रूल फॉलो करने हैं। कई सारे बच्चे एक बहुत बड़ा पंगा करते हैं। देखो जी, सीए फाउंडेशन में जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, वो पूरा का पूरा ये सिलेबस है, जिसमें इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल है। कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो आईआरएफ, नेगोशिएबल, जो नीचे वाला पॉइंट है आपका, नेगोशिएबल, और या नेगोशिएबल के अलावा एलएलपी, इनको जो है वो लाइटली लेते हैं और छोड़ देते हैं, है ना जी। मैं आपको पहली बात बता दूं, चाहे कितने भी 3-3-6 और एक 7-7 चैप्टर है, सिंगल चैप्टर छोड़कर नहीं जाओगे। सिलेबस 100% आपका कवर होना चाहिए। अगर आपका 100% सिलेबस कवर्ड नहीं है तो आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा वो बच्चे पास नहीं हो पाते जो 100% नहीं करके जाते, हमेशा डाउट में रहते हैं।
एक सिंगल चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, और आपको पढ़ाया भी इस तरीके से ही जा रहा है कि आपको एक टॉपिक भी नहीं छोड़ के जाना, चैप्टर तो छोड़ो। पहला रूल, 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। दूसरा, पिछले कम से कम 4 अटेम्प्ट की एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे बिना कोई बच्चा जाएगा नहीं अपने एग्जाम देने के लिए, और आपको मैं रिवीजन में बताऊंगा कैसे करना है। तीसरा, हर बच्चे को अपनी ना चैप्टर वाइज प्लानिंग करनी है, तो ये प्लानिंग भी मैंने आप लोगों को दी है। अभी जो आगे एक पूरा का पूरा चार्ट दिखाऊंगा उसमें फुल फ्लेज प्लानिंग देने वाला हूं। लास्ट 1.5 दिन की आपकी स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अल्टीमेटली मैं पहले दिन से जब से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बार बार कंटिन्यू कह रहा हूं, आप उस 1.5 दिन के लिए पढ़ाई करो। आपके सारे नोट्स जो आप बना रहे हो वो 1.5 दिन वाले होने चाहिए, कि उस 1.5 दिन के अंदर मैं किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने कवरेज नहीं करा ना तो आपका दिमाग बहुत ही नेगेटिविटी में चला जाता है। और 5वां पॉइंट, बेटा ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जुलाई महीने तक कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अभी कोई बैकलॉग आपका चल रहा है किसी चैप्टर का, इसी जून में कवर होना है। जुलाई 1 तारीख के बाद आप बोल ना दो कि सर वो हमने नहीं पढ़ा, या वो हम क्लास में नहीं आए थे, या ये हो गया, या वो चैप्टर छूट गया। चारों के लिए कह रहा हूं मैं, फिलहाल तो मैं लॉ के बारे में बात हो रही है, 3 महीने की स्ट्रेटजी। लॉ में 7 चैप्टर, जितना सिलेबस आपका होगा, बैकलॉग मत रख लेना। अगर कोई बैकलॉग है डेली बेसिस पर आप इसको कवर करो। ऑल वेल, तो 5 तो पहले आपके रूल है, 100% कवरेज रख के जानी है, एक भी चीज छोड़कर नहीं जाना। एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 4 अटेम्प्ट के एटलीस्ट आप सभी को करने हैं। चैप्टर वाइज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। लास्ट 1.5 दिन की आपकी स्ट्रेटजी याद रहे। बैकलॉग अगर हो गया ना बच्चे, तो आप बिलीव करो आप इतने ज्यादा बर्डन में हो जाओगे कि आपको एग्जाम दे पाने में ना बड़ा अजीब सा लगेगा, आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे। आपका जून का जून पूरा कवर होना चाहिए बैकलॉग में। जुलाई 1 तारीख से सुन ना लू किसी बच्चे का कि सर मेरा बैकलॉग चल रहा है। ऑल वेल, अब अगली बात सुनो ध्यान से। इसके अलावा अब आपके देखो सिलेबस में ना कुछ इस तरीके की मार्किंग स्कीम है। आपके 7 चैप्टर है ना, उसमें अकेला एक चैप्टर कंपनीज एक्ट है, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कितने मार्क्स का है? अप्रोक्स 30 नंबर का वो पकड़ता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, हर चैप्टर 20-20 नंबर से जा रहा है। टोटल पेपर 120 नंबर का आता है, जिसमें आपको 100 नंबर का करना होता है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप 20-20-20 मार रहा है, और 30 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। बचे हुए जो 30 नंबर है वो नेगोशिएबल, एलएलपी और आईआरएफ है। बच्चा देख क्या करता है। पहली बात, आपका रिजल्ट यही डिसाइड करेगा। और बच्चा क्या कर रहा है, स्टूडेंट ईदर स्किप दिस टॉपिक और टेक देम लाइटली। ये मेरा इतिहास है, जब से पढ़ा रहा हूं अभी तक रेगुलरली, बच्चा इसको लाइटली लेके जाता है। अरे सर ये तो हो ही जाएगा, अरे सर एलएलपी क्या है, सुबह बैठेंगे शाम तक कर लेंगे। सर नेगोशिएबल तो सर क्या है, आपने पढ़ा तो दिया। सबसे तगड़ा फोकस पता क्या है, टीचर भी मोस्टली फोकस किसके ऊपर करते हैं तगड़ा, कंपनी से। इस पे तो टीचर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल विस्फोट कर देगा क्लास में। और जब बात आईआरएफ की आती है तो वो बहुत टीचर भी लाइटली पढ़ाता है, शायद मैं नहीं पढ़ाता ऐसा, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी बच्चा भी लाइटली हो जाता है, अरे सर ये तो बहुत आसान है, सर ये तो सुन के ही आए। आपकी तगड़ी कमांड होनी चाहिए इन 3 टॉपिक पर, नेगोशिएबल, एलएलपी और आरपीएफ, आईआरएफ। अगर इन 3 टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, आपका रिजल्ट आप भूल जाओ। और अगर आपको एग्जाम करना है पेपर 70+ मार्क्स लेकर आने, आप बिलीव करो ये 3 ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। समझ में आ गई बात? इन तीनों के ऊपर तगड़ा फोकस करना है, तगड़ा वाला। इसका मतलब ये नहीं बाकियों को स्किप कर दो, बाकी चलते रहेगा। ऑल वेल, अब आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कम से कम लॉ डेली कितने घंटे? 2 घंटे। और 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, मैं आपको सभी को राइटिंग कैसे करना है वो बता चुका हूं, और बिल्कुल तुरंत ही 14 तारीख के बाद आपका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी मेरी तरफ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं आपको डेली 2 क्वेश्चन जो है वो राइटिंग खुद यहां पर करवाऊंगा, बैठाकर करवाऊंगा।
और उसके अलावा आपको डेली एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अगर आप राइटिंग में करते हो तो आप समझ लो कि आपका बेड़ा पार होने वाला है। और कोई चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए छोड़ना है, रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिवीजन साइकिल। एक रिवीजन साइकिल में कोई भी चैप्टर 10 दिन से ज्यादा छूटना नहीं चाहिए। नहीं समझे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया बच्चों ने 1 तारीख को, 1 से लेकर 4 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मान लो ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने तक छुआ ही नहीं, फिर नया नया हो गया। मैंने आपको बोला ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आंसर जाने चाहिए, कॉन्शियस माइंड में नहीं। एक बार पढ़ लिया, कॉन्शियस में चला गया, अब तुमने फिर छोड़ दिया उसको, भाई साहब फिर दोबारा उतनी मेहनत लगेगी। इसीलिए क्या करना है, मैक्स टू मैक्स 10 दिन का उसका गैप होना चाहिए, 11वां दिन नहीं होना चाहिए। 11वां दिन हो गया तो आप बिलीव करो आपको दिक्कत होने वाली है। अब आपकी स्ट्रेटजी फिर कैसी होगी, मैं आपको 3 महीने की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, आप अपने घर में वीकली स्ट्रेटजी बनाओ। पूरा का पूरा चार्ट अभी दिखाऊंगा कैसे बनेगा, वो चार्ट बनाओ और टिक मारते जाओ और लॉयल रहना अपने आप से। देखो अगर आपको क्लियर होना है किसी भी लेवल पर, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल हो गया, या लाइफ के अंदर हो गए, आपको अपने आप से तो लॉयल होना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा झूठ लोग आप अपने आप से ही बोलते हैं, पता है ना आपको। अपने आप से लॉयलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, तो चार्ट में आपको लिखना है वहां पर। अब मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये आ गया समझ में। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, कम से कम डेली लॉ कितना पढ़ना है, 2 आवर। इस 2 आवर में एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा, आपको संडे को अपना सुपर संडे बनाना है। संडे आएगा, संडे को आपको इसी लॉ के अंदर अच्छे से कोई प्लानिंग करके कोई अच्छा टॉपिक उठाना है, और सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आपको संडे को करनी है। नॉर्मल डेली 3 क्वेश्चन कर रहे हो, वैसे वहां पर आप कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। लिमिटेड है, 100-150 क्वेश्चन है, वही रिपीट करते जाओ, उन्हीं के अंदर से पेपर आने वाला है। बच्चों आपकी जो स्टडी मैट है आईसीआई का, ये गॉड है, भगवान है। और मेरी भी जो नोट्स मैंने आपको दिए, ये एज इट इज पूरा स्टडी मैट की तरह ही दिया हुआ, पूरा स्टडी मैट है। तो आप ये समझ लो इससे परे कुछ भी नहीं आएगा, सारे एग्जाम्पल स्टडी मैट के आपके दिमाग में होने चाहिए। एक सिंगल एग्जाम्पल छोड़कर मत जाना, आईसीआई कब कौन सा केस लॉ उठा के दे दे कोई भरोसा नहीं। ऑल वेल है। अब आपका 10 दिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 90 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी दे रहा हूं तो आने वाले 90 दिन देखो मैंने डिवाइड करे हुए हैं, एक 45 डेज का पहला रिवीजन, 30 डेज का दूसरा रिवीजन, और 15 दिनों का तीसरा रिवीजन। ऑल वेल। देखो जी, सबसे पहली बात, क्योंकि शुरुआती रिवीजन है, स्लो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका IRF नाम का टॉपिक कितने दिन में हो जाना चाहिए, ये डेज है, नंबर ऑफ डेज है, 1 दिन में आपका कवर होना चाहिए। पहली रिवीजन की बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कितने दिनों में हो जाना चाहिए 15। सोगा कितने में, पार्टनरशिप 8, LLP मैक्सिमम 2 दिन, कंपनीज एक्ट 6 दिन, नेगोशिएबल 4 दिन। सबको जोड़ोगे टोटल कितने दिन बन जाएंगे, 45 दिन। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटजी वेरी कर सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 12 दिन में कवर कर रहे हो तो चलेगा, 3 दिन आप कोई और काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली मैंने ये स्ट्रेटजी दे दी, अगर किसी को कुछ चेंज नहीं करना तो इसको फॉलो कर सकते हो। रिवीजन 2, आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1 दिन, दोबारा भी 1 दिन में करो। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप 5 दिन कम कर दो, दूसरी रिवीजन 10 दिन में हो जानी चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 4 दिन कम करे, 5 दिन में हो जानी चाहिए। पार्टनरशिप में भी 4 दिन कम कर दिए। LLP बराबर रखो। आप देख रहे हो मैं नेगोशिएबल, LLP और IRF को उतना ही टाइम दे रहा हूं, देख रहे हो आप। मैंने बोला ना, ये 30 नंबर आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं, 30%। और लास्ट में आपको इस IRF और LLP सिंगल डे में कंप्लीट करना है, 0.5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 5 दिन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 3 दिन, पार्टनरशिप 3 दिन, कंपनी 2, नेगोशिएबल 2। ये आपको अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो देखना आपका रिजल्ट आएगा। कहां से करोगे सर, मॉड्यूल भगवान है, मेरी तरफ से दिए गए जो नोट्स है ना, वो एज इट इज मॉड्यूल ही है। तो ICI का मॉड्यूल आपके लिए भगवान का काम करेगा। प्लस हाँ, ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको देता हूं जी। पीछे वाले बच्चे पूछ रहा था ना, सर सिर्फ नोट्स पढ़ने फेल हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स
सब्स्टिट्यूट नहीं है। हैंड रिटन नोट का फायदा क्या है, पहले हैंड रिटन पढ़ लिए, फिर आप गए आईसीआई पे, सब कुछ आपको इजी लगेगा। लेकिन लैंग्वेज प्रॉपरली कौन सी होनी चाहिए, आ गया समझ में। एक चीज और है जो बिल्कुल आज ही शायद मैं कल भूल गया था सेंड करना, ये ऑडियो वाला, ये आपकी हेल्प करने वाला है, ऑडियो रिवीजन। ठीक है, तो आपकी ये 90 डेज की मैंने प्रॉपरली स्ट्रेटेजी दी है आपको, चैप्टर वाइज मैंने प्लानिंग करके दी है, इस चैप्टर को आप इतने दिन दो। इसके अलावा सुनो, वेरी कर रहा है ना, आप अपने घर में एक चार्ट बनाओ, चार्ट वीक वाला बनाओ, संडे मंडे ट्यूसडे वाला बना के रख दो, दीवार में चिपका दो, जो जो इवेंट करे जा रहे हो उस पर सिग्नेचर करो, मतलब साइन ओके कर दो, टिक करो और आगे बढ़ो। टिक करो, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, देखोगे बार बार गिल्ट फील होगा कि यार मेरे को कमिटमेंट की थी मैंने लेकिन हुआ नहीं। तो 90 दिन की स्ट्रेटजी है। कॉमन बात, कुछ कॉमन बात पूरी स्ट्रेटजी से ले रहा हूं। आईसीआई का मॉड्यूल भगवान, प्रीवियस ईयर, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर, चार कम से कम 4 साल के करने। हैंड रिटन नोट्स और आपको ऑडियो प्रॉपरली सुनना है। 10 दिन से ज्यादा कोई चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए रिवीजन साइकिल के अंदर। 11वां दिन नहीं होना चाहिए, 10 दिन मैक्सिमम उसके अंदर ही होने चाहिए। और कुछ मैंने आपको रूल्स बनाए हैं, अगर ये रूल्स आपने फॉलो नहीं किया तो गड़बड़ होने वाली है। आपके दिमाग में 1% डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको एक चैप्टर छोड़ के जाना है। या तो बच्चा ज्यादातर नेगोशिएबल छोड़ देता है या कभी एलएलपी छोड़ देता है, आप सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ के जाओगे। पिछले अटेम्प्ट में एक बच्चे के 38 मार्क्स आए थे लॉ के अंदर, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है उसको नहीं करके गया था, पूरा नेगोशिएबल कर गया, लास्ट टॉपिक नहीं करा। लास्ट टॉपिक 6 नंबर का पेपर में आया था, 6 मार्क। उठाना कभी आप प्रीवियस ईयर, लास्ट टॉपिक है 6 नंबर का आया, तुमने भी किया था ऐसा। एक टॉपिक छोड़ोगे, किस्मत इतनी खराब है, आईसीआई वही उठा के दे देता है। एक जो छोड़ोगे वही आएगा, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। डबल बार, ट्रिपल बार, 5 बार करना है, छोड़ना नहीं है। ऑप्शन क्या है छोड़ने का तुम्हारे पास, क्यों छोड़ोगे तुम कोई चीज, तुम क्यों छोड़ोगे? कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तुम्हारा कोई सेटिंग चल रहा है आईसीआई से कि ये नहीं देगा क्वेश्चन, वो कुछ भी दे देगा तुम्हें। बार बार रिवीजन करनी है आपको। ऑल वेल, देखो लॉ इज सिंपली रिवीजन, नहीं करोगे, रट्टा नहीं मारोगे, रट्टा कब मारना है समझने के बाद, रिवीजन नहीं करोगे आप सब लुढ़कने वाले हो फिर, तो मैं नहीं चाहता आप में से कोई लुढ़के। तो ये आपके पूरे के पूरे रूल्स हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो बेटा इस 90 दिनों की स्ट्रेटजी को फॉलो करो, तो धीरे धीरे कुछ और चीजें भी आपके पास आने वाली है। फिलहाल इसका पीडीएफ में आप सभी को शेयर कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।